सो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि चैप्टर नंबर 8 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो चैप्टर है, हम लोग इसके ऊपर अपनी जो है वो वीडियो आज बनाने वाले हैं। तो हमारा जो अभी सेशन होने वाला है, इसमें मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, 8वां चैप्टर जो आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप यूके बोर्ड से हो, आप सीबीएसई बोर्ड से हो, या आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, ठीक है, तीनों में से कोई सा भी आपका बोर्ड हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको यहाँ पे सारे के सारे वो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो आपके एनसीईआरटी के अंदर आते हैं और आपके बोर्ड लेवल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के नज़रिए से ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि जो भी ये चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आएगी, ठीक है, वो आपको उसके नोटिफिकेशन एकदम मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक बहुत ही सिंपल चैप्टर और छोटा चैप्टर है आपकी फिजिक्स का 12th क्लास की। इसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा था जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एम्पियर्स लॉ। ये आप लोगों ने पढ़ा था। अब ये लॉ क्या होता है, एम्पियर्स लॉ? तो इसने बताया था कि अगर हमें किसी लाइन के थ्रू, ठीक है, लाइन के थ्रू अगर हम लोग, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दें, तो वो इंटीग्रेशन जो है वो हमें म्यू नॉट टाइम्स उसमें जितनी भी टोटल नेट करंट है उसमें पास हो रही है उसके इक्वल होगा। ये हमने पढ़ा था कहाँ पे? चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, एम्पियर्स लॉ में। ठीक है, कि अगर लाइन इंटीग्रल कर दें हम लोग किसी भी सर्किट का, तो उसमें जो टोटल करंट जो बह रही है, आई करंट, ठीक है, वो उसका म्यू टाइम्स हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ रखा था, इतनी चीज़ हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे हम ये देखेंगे इस चैप्टर के अंदर की जो एम्पियर्स लॉ था वो कहीं ना कहीं उसमें इनकन्सिस्टेंसी आ रही थी। ठीक है, अब इनकन्सिस्टेंसी कैसे आ रही थी और क्यों थी, वो हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे। तो आज की हमारी सबसे पहली जो हेडिंग होने वाली है वो हमारी यही होने वाली है कि इनकन्सिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। तो सबसे पहली हेडिंग हम यही लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहली हेडिंग मैं आपके सामने यहाँ लगा रहा हूँ। हेडिंग का नाम है इनकन्सिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, तो एम्पियर के लॉ में क्या इनकन्सिस्टेंसी आ रही थी, क्या ऐसा गलत हो रहा था जिस कारण से ये लॉ वैलिड नहीं हो पाया? तो सबसे बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले एक सर्किट बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक सर्किट है, इसमें हमने एक कैपेसिटर लगा रखा है कुछ इस तरीके से। अब इस सर्किट को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, हमारे पास एक बैटरी है, इस बैटरी के ये दो स्विच हो गए यहाँ पे, बैटरी का प्लस इस तरीके से जुड़ रहा है और यहाँ से आई करंट आ रही है। ठीक है, इस करंट को हमने आई करंट बोला और इसका जो नाम है हमने कंडक्शनल करंट नाम दिया। ठीक है, कंडक्शनल करंट। तो ये हमारा कंडक्शनल करंट हो गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कैपेसिटर लगाया हमने, आई करंट आएगी, यहाँ पे भी आई करंट पूरे में आराम से फ्लो होती रहेगी। तो अब कंडक्शनल करंट है ये आई। ठीक है, दो लूप हमने कंसीडर करे अपनी तरफ से। कौन कौन से लूप कंसीडर करें? एक लूप कंसीडर करा यहाँ पे C1 और एक दूसरा लूप कंसीडर करा हमने C2 जो कि कैपेसिटर के अंदर है। ठीक है, एक तो C1 हो गया, दूसरा हो गया हमारा C2। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से बैटरी से आप लोग बैटरी से जैसे ही वोल्टेज लोगे तो कैपेसिटर हमारा चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही चार्ज होगा उसके एक प्लेट पर प्लस साइन और जो दूसरी प्लेट है उस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा संधारित्र है, ठीक है, जैसे ही उस पर हम धारा बैटरी से आवेश प्रवाहित करेंगे तो थोड़ी देर बाद वो चार्ज हो जाएगा और प्लस और नेगेटिव साइन इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे कि एक कैपेसिटर है अपने पास जिसकी कैपेसिटेंस C है। तो मैं यहाँ पे ये लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे कि हो क्या रहा है। ठीक है, कंसीडर ए कैपेसिटेंस, हैंड टू हैंड आप अपने नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे इस वीडियो को देख के। ए कैपेसिटर ऑफ
कैपेसिटेंस इस कैपिटल सी, ठीक है। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता क्या है, C है, और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम कंसीडर कर रहे हैं दो लूप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो लूप कंसीडर करने, एक हमने ये C1 और ये C2 कंसीडर कर लिया। तो इसको भी फटाफट से मैं लिख रहा हूँ, कंसीडर टू लूप्स C1 एंड C2, ठीक है। आउटसाइड एंड इनसाइड द प्लेट, यानी कि जो प्लेट है उसके आउटसाइड और इनसाइड में दो लूप कंसीडर कर लिए, ठीक है। तो अब एम्पियर्स का मैं यहाँ पे लॉ लगा सकता हूँ। तो आउटसाइड ऑफ दिस प्लेट के लिए, यानी कि C1 के लिए अगर मैं इसको लगाऊँ तो C1 B.dl इज इक्वल टू, जैसे कि अभी एम्पियर्स लॉ आपने देखा, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ से जैसे ही एक करंट पास होते होते ही ऐसे जाएगा और C1 लूप से होके आसानी से चला जाएगा ये। तो C1 लूप में कितनी करंट बह रही है, वो बह रही है I करंट, और एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट टाइम्स उसका हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 तो मेरी ये बन गई, ठीक है। तो ये C1 के थ्रू से कितनी करंट पास हो रही थी, कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो हमने निकाला। ऐसे ही अब मैं C2 के लिए करूँगा, ठीक है। जैसे ही अब मैं C2 के लिए करूँगा तो B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब यहाँ पे जैसे ही हम C1 की तरफ जाते हैं तो ये I करंट C1 तक तो जा रहा था, लेकिन C2 के अंदर ये नहीं जा पा रहा, यहाँ आगे रुक गया, ऐसे ही तो मानेंगे हम लोग। तो अब जब C2 में किसी तरीके का कोई करंट ही नहीं है तो I 0 हो जाएगा। तो I 0 के कारण जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये सब 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 यहाँ पे हमारी ये बन जाएगी, ठीक है। अब C1 और C2 जो है बहुत बहुत ज़्यादा पास है, डायग्राम में चाहे भले ही दिख रहा हो, लेकिन बहुत छोटा सा चीज़ होती है ये। एक जो लूप हमने C1 क्रिएट करा है वो बिल्कुल आउटसाइड कैपेसिटर के है और इनसाइड C2 हो जाएगा हमारा, तो बहुत ही पास में होंगे। तो इसलिए अगली लाइन जो आएगी हमारी वो आएगी कुछ इस तरीके से, एज C1 एंड C2 आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर हेंस, ठीक है। अब ये C1 और C2 बहुत बहुत ज़्यादा पास है, इसलिए जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी C1 की, हम ये कह सकते हैं कि C1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो C2 के बराबर भी होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पास है। ऐसे इमेजिन करो कि एक पॉइंट ये है तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल बगल में है, तो इन पे मैग्नेटिक फील्ड लगभग सेम ही होनी चाहिए। तो इसके हम लोग अगर इस चीज़ को हम लोग मानते हैं तो ये होना चाहिए था कि जो C1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है B.dl वो इक्वल होनी चाहिए थी C2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी B.dl के। बट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग अगर चले तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। इक्वेशन 1 में तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू, लेकिन इक्वेशन 2 में ये तो 0 के बराबर हो गया। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की जो मैग्नेटिक फील्ड है C1 पर वो इक्वल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड किस पे, C2 पे। तो ये हमसे साफ बता रहा है कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इनकंसिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रूफ होता है कि जो एम्पियर्स का जो लॉ था वो सही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक यही था। यहाँ से हमें ज़रूरत पड़ेगी नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो अब जब एम्पियर का लॉ सही नहीं हुआ तो क्या चीज़ इसके अंदर है, ताकि जो हमारी जो धारा है, विद्युत धारा है, यानी कि करंट जो है वो यहाँ से आसानी से पास होता है और हमें नॉर्मल, जब इस बैटरी को हम लोग लगा देते हैं तो नॉर्मल पूरे सर्किट में करंट फ्लो होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि कैपेसिटर इसके अंदर करंट नहीं जा रही इतने भाग में, इतने एरिया में,
तो हमें करंट भी नहीं मिलता। पक्की बात है, मिलता है करंट तो आसानी से फ्लो होता है। तो क्या रीज़न है, ऐसा क्या चीज़ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह है डिस्प्लेसमेंट करंट की। ठीक है, तो हेडिंग आप लोग लगा दीजिए, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, और हिंदी में इसे बोलते हैं विस्थापन धारा। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारी अपडेट मिलती रहे, और जितने भी नई नई वीडियो हम लेके आप लोगों के लिए आते रहें जो भी टॉपिक के ऊपर, वो आप लोगों को लगे और अच्छे तरीके से आप लोग कोशिश ये रहेगी कि पढ़ें। तो अब जैसा कि हम लोगों को ये चीज़ पता चल गई कि एक कैपेसिटर जैसे ही हम लोगों ने लगाया था कुछ इस तरीके से, बड़ा सा कैपेसिटर मैं फिर से लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इस कैपेसिटर पे जब ये चार्ज हो जाएगा तो इस पे, इसकी इस प्लेट पे प्लस और इसकी दूसरी वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये चार्ज हो गया, तुरंत से पहले होता क्या है कि इसके अंदर एक एक कौन सी फील्ड बनती है, एक विद्युत क्षेत्र बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जो कि डायरेक्शन जिसकी कुछ इस तरीके से होगी। अब डायरेक्शन ऐसे कैसी होगी, आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो वेक्टर फॉर्म होती है ई की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो प्लस से दूर की तरफ होती है और माइनस की तरफ होती है। तो वही चीज़ है, प्लस से दूर माइनस की तरफ। ठीक है, अवे फ्रॉम प्लस चार्ज, और कहाँ पे, माइनस की तरफ। तो यहाँ पे अब क्या कहते हैं, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब एक तरीके से समय के साथ परिवर्तित होने वाली एक विद्युत क्षेत्र है। समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र। तो जो संधारित्र के अंदर जो विद्युत क्षेत्र बना, वो समय के साथ साथ परिवर्तित हुआ जा रहा था कुछ इस तरीके से। अब समय के साथ परिवर्तित होने के कारण जब यहाँ पे इस जगह पे एक कंपास रखा गया, या कहो कंपास की सुई रखी गई, तो अब इसमें डिफ्लेक्शन आने लग गया। डिफ्लेक्शन का मतलब अब ये अपनी दिशा से थोड़ा बहुत हिलने डुलने लग गया। अब डिफ्लेक्शन तो तभी आता जब यहाँ आसपास क्या होता, एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड होता। ठीक है, तो हमने देखा कि जिस तरीके से एक कैपेसिटर को चार्ज करा, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई जो कि टाइम के साथ वेरी कर रही थी, और कंपास की सुई रखते साथ ही उसमें डिफ्लेक्शन आ गया। तो डिफ्लेक्शन इसलिए आया होगा जब यहाँ पे क्या बन गया होगा, एक तरीके की मैग्नेटिक फील्ड आ गई होगी। क्या आ गया होगा, एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा। तभी तो यहाँ पे जो सुई रखी गई वो हिलने डुलने लग गई, एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र। तो अब चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पे आता है, आप लोग चौथे चैप्टर में पढ़ के आए हो, बायो सेवर्ट लॉ वगैरह, कि कहीं पे भी चुंबकीय क्षेत्र अगर आया हो तो वहाँ पे पक्की बात है करंट फ्लो हो रहा होगा। क्या आ रहा होगा वहाँ पे, करंट आ रहा होगा। ये बात हम पढ़ के आए फोर्थ चैप्टर में। ठीक है, जैसे ही हमने एक वायर में करंट फ्लो करा, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन गई थी। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, वहाँ पे करंट फ्लो होगा, पक्की बात है। तो बस यहाँ पे एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनी, चुंबकीय क्षेत्र बना, जिस कारण से हमने एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी करंट को एज्यूम करा, और उस करंट का नाम हमने दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, क्या नाम दिया, मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। एक डिस्प्लेसमेंट करंट है यहाँ पे। ठीक है, और ये किसके कारण आया, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये एक तरीके का करंट आया। अब डेफिनेशन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट करंट की, वो हम आपसे बात करते हैं। फटाफट से आप हेडिंग लगा दो, डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो क्या है डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट करंट की, यानी कि विस्थापन धारा की परिभाषा क्या है। तो मैं एक बार पहले आपको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर हम बात करेंगे। तो इट इज दैट करंट
which came into existence in addition to conduction current whenever electric flux changes with time तो अब जरा एक बार फिर से डेफिनेशन को ढंग से देख लो। ये कह रहा है कि इट इज़ दैट करंट विच कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन एडिशन टू कंडक्शन करंट व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज होगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज होगा तो कंडक्शन जो करंट था हमारा, सिंपल वाला जो करंट था कंडक्शन करंट, उसके साथ साथ एक नया तरीके का करंट बनेगा, एक नया तरीके का करंट एग्जिस्टेंस में आएगा जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया गया। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट शिकायत ना करे कि आपने सब इंग्लिश में ही पढ़ा दिया और हिंदी में कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो हिंदी में क्या परिभाषा होगी इसकी कि जब विद्युत फ्लक्स में समय के साथ, जब विद्युत फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो चालन धारा मीन्स कंडक्शन करंट, चालन धारा के अतिरिक्त एक अन्य विद्युत धारा या धारा कह दो उत्पन्न हो जाती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी हिंदी की भी मैंने डेफिनेशन लिख दी कि जब विद्युत फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होगा तो एक नई धारा बनेगी, और वो क्यों बनती है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई करंट है, ठीक है, तो उसी धारा को विस्थापन धारा का नाम दिया गया। अब इसका एक फॉर्मूला भी होगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? इसको आई डी से रिप्रेजेंट करेंगे, आई सफिक्स में डी से, इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है विद टाइम के साथ ही। जैसे ही यहाँ पे ये हटेगा तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आ जाएगा, तो डी फाई बाई डी टी। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है किसका? विस्थापन धारा का। तो यहाँ पे ये हमारा जितना भी आज का मटेरियल था, हमने देखा कि क्यों एम्पियर का लॉ जो है वो फेल हो गया, विस्थापन धारा क्या होती है और क्यों ज़रूरत पड़ी विस्थापन धारा की। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने 2 टॉपिक पढ़े, बहुत डिटेल में पढ़े, जितने भी पढ़े हम लोगों ने। कोशिश मेरी यही थी कि आप लोगों को मैं क्लियर तरीके से समझा पाऊँ क्यों एम्पियर का लॉ बेकार हो चुका था, विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों पड़ी और विस्थापन धारा क्या चीज़ होती है। तो लास्ट में ये डी टी फॉर्मूला है। ठीक है, अब मेरा जो पेन जिससे मैं लिख रहा था उसका बैटरी जो है वो शायद चार्ज नहीं है, जिस कारण से थोड़ा बहुत आ गया, तो चार्ज कम है जिस कारण से लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आप नोट कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरीके से हम लोग, बहुत इजी चैप्टर है, 5-6 दिन के अंदर, यानी कि 5-6 वीडियो में ये कवर कराने की पूरी कोशिश करी जाएगी। थैंक